गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। में प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 7 सितंबर 2022 है दोस्तों। हमारे टेबल पर हैं 5 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉर योर ओन सेक। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन पर है। साइरस मिस्त्री रतन टाटा के साथ आपको नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, राइट। दुखद बात है कि हमारे देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट, इतने बड़े टॉप लेवल के आप कह सकते हैं एक मैनेजमेंट गुरु, राइट, बिजनेस के एक बहुत ही बिजनेस वर्ल्ड में, राइट, इंडिया इंक में बड़ा नाम साइरस मिस्त्री जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हुआ है और जिनीवा बेस्ड इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने भी अपना दुख जो है वो व्यक्त किया है। कॉन्डोलेंस मैसेज जो है वो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जो जिनेवा में है उन्होंने भारत को भेजा है। और ये कितना बड़ा नुकसान है, आप सोचिए, हमारे देश का। दोस्तों, आपको याद होगा कि अगर आपने इस सीरीज को पहले भी फॉलो किया है, लेक्चर्स देखते आए हैं, तो आपको पता है कि हमने कई बार इस बात पर डिस्कशन किया है कि रोड की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से और रोड में गड्ढों की वजह से हर साल कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है। अभी मुझे याद है कि 15-20 दिन पहले ही हम पोर्टहोल्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि आतंकवादी जितने लोगों को हमारे देश में नहीं मारते हैं, उतने लोग जो हैं वो पोर्टहोल्स यानी कि जो हमारे रास्तों पर खड्डे हैं उनकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है। और आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम, जो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, राइट, कि आज के ज़माने में बड़ा पुण्य का काम अगर कोई कर सकता है तो वो व्यक्ति जो जॉब जनरेट करता है, राइट, जो जॉब्स जनरेट करता है, तो उससे क्या होता है कि एक एक व्यक्ति को जॉब मिलती है। उस व्यक्ति को जब जॉब मिलेगी तो उसके परिवार को स्टेबल इनकम आएगी, राइट। दूसरी तरफ ये व्यक्ति जो है वो टैक्स भी पे करेगा सरकार को, डायरेक्ट टैक्स, राइट। सरकार को कई जॉब्स ऐसी भी होगी कि वो टैक्स एग्जेम्पशन में आते हैं, बट इट्स ओके। तो जॉब्स जब जनरेट होती हैं या फिर किसी एक व्यक्ति को जॉब मिलती है तो वो अपने परिवार को रेगुलर इनकम दे पाता है या फिर दे पाती हैं, राइट। और फिर क्या होता है कि बच्चों की एजुकेशन, दवाई के खर्चे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मीन्स जब एक व्यक्ति को जॉब मिलती है तो उसके बाद उसका कंजम्पशन जो है वो स्टेबल हो जाता है और कितने सारे लोगों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो ये एक व्यक्ति जो है वो अफोर्ड कर पाता है और उसकी वजह से पूरा एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। कितने सारे दूसरे लोगों की जॉब्स जनरेट होती है, तो हम सब जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो साइरस मिस्त्री या फिर जो भी लोग हैं जो जॉब्स जनरेट करते हैं तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत पुण्य का काम भी है, राइट। आज के ज़माने में ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो कितने सारे ऐसे ब्रेड विनर्स जो हैं वो रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं और साइरस मिस्त्री जैसे लोग जो कितने सारे लोगों को ब्रेड विनर्स बनाते हैं, तो ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाना जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और हमारे लिए एक वेकअप कॉल भी है। अब देखिए, दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स की वजह से जो मृत्यु होती है, तो 11% मृत्यु जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, ये दुनिया का टोटल है, 11% सिर्फ हमारे देश में मृत्यु होती है। यू नो व्हाट आई मीन? क्या मैंने इसको सही से एक्सप्लेन किया? मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। लेट्स से कि दुनिया में 100 लोगों की मृत्यु जो है, पूरी दुनिया में 100 लोगों की मृत्यु जो है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है, तो इसमें से 11 लोग जो हैं वो भारत के होते हैं, राइट। इंडिया में इनका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो हमारे देश के रोड को तो दुनिया का सबसे डेंजरस रोड हमारे देश में है, ऐसा टैग हमारे देश को मिला है। और सबसे दुखद बात क्या है पता है? ये सारी फेटालिटीज जो हैं, ये सारी मृत्यु जो हैं, ये अवॉइडेबल हैं। इट्स लाइक कि बच्चों को जब डायरिया होता है तो डायरिया की वजह से हमारे देश में छोटे बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे हैं जो उनको डायरिया होगा ही होगा, ये अवॉइडेबल है। अगर हम साफ सफाई रखेंगे, बच्चे को हेल्दी खाना देंगे, राइट, उसका वो खाने से पहले वो हाथ धो लेता है, ये सारी चीज़ें अगर ये सेफ्टी मेजर्स रखे जाएं तो फिर बच्चों को डायरिया नहीं होगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो अवॉइडेबल चीज़ जो हैं, अगर ऐसी चीज़ों की वजह से हमारे देश में लोगों की इतनी सारी मृत्यु हो रही है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है,
वी नीड टू वेक अप, राइट। हमें उठने की ज़रूरत है यहाँ पर। व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड पर जोर देने की ज़रूरत है। स्पीड लिमिट जैसी कोई चीज़ हमारे देश में नहीं है, राइट। एयर बैग डिप्लॉयमेंट, रोंग लेन ड्राइविंग, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एटीट्यूड के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा वो एटीट्यूड ही नहीं है, सेफ्टी के बारे में हम सोचते ही नहीं है। अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कार जो खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स और इन सारी चीज़ें कि एन कैप का रेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी पॉपुलर हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इसको इग्नोर करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा साहब ने ये एक शपथ ली है और अपील भी की है कि अगर आप एक बार कार में बैठेंगे, चाहे आप बैक सीट पर हो या फिर फ्रंट सीट में हो, आप सीट बेल्ट पहनेंगे। उन्होंने ये एक एक नया मीन्स आनंद महिंद्रा साहब जो हैं वो महिंद्रा ग्रुप के फेस हैं, राइट, इज द हेड। तो उन्होंने ये शपथ ली है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे देशों में यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अगर आप पीछे की सीट में भी बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट पहनना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, लेट्स से कि अगर कोई 18 ईयर्स से कम का व्यक्ति पीछे की सीट में बैठा है, एक माइनर सीट में बैठा है पीछे की सीट में, और उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो जो ड्राइवर हैं उसको फाइन पे करना पड़ेगा। और अगर कोई एडल्ट है, 18 प्लस है, और उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फाइन पे करना पड़ता है। बहुत सारे देशों में ऐसे नियम है कि पीछे की सीटों में भी आपको सीट बेल्ट पहनकर ही बैठना है। और सीट बेल्ट्स और एयरबैग जो है वो एक दूसरे के साथ काम करती है। अगर आपकी गाड़ी में एयरबैग है और सीट बेल्ट आपने नहीं पहना है, तो आपकी सेफ्टी जो है वो बहुत कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। सीट बेल्ट जो है वो हमें उस पर्टिकुलर जगह जो सीट है तो उसकी डिज़ाइन इस प्रकार से होती है कि अगर लेट्स से कि गाड़ी जो है वो पलटी भी हो जाए, राइट, अगर उल्टी हो जाए गाड़ी चलते चलते फॉर वॉट एवर रीज़न, राइट, एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी जो है वो पलटी मार गई, तो फिर जो सीट होती है उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि अगर आपने सीट बेल्ट पहना है तो आपका सिर जो है वो छत से नहीं टकराएगा, और इस प्रकार से डिज़ाइन। और एयरबैग जो है वो आपको कुशन प्रोवाइड करता है ताकि हेड और चेस्ट जो है वो किसी भी चीज़ के साथ ना टकराए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिपोर्ट यह कहता है कि ड्राइवर और फ्रंट सीट जो होती है तो उसमें अगर लोग सीट बेल्ट पहनते हैं और अगर एक्सीडेंट होता है तो 50% प्रोटेक्शन जो है वो उनको मिल जाता है। रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी जो है वो 50% कम हो जाती है। और अगर पीछे की सीट में बैठे और आपने सीट बेल्ट पहना है तो 25% जितना इंजरीज और इन सारी चीज़ों का रिस्क जो है वो रहता है, 25% जितना ही रिस्क रहता है। तो दिस इज द थिंग, इट इज द मीन्स ये इंपॉर्टेंस है। अब ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। सेम थिंग गोज विद द हेलमेट एज वेल, राइट। हेलमेट को लेकर भी हम इतने कुछ खास सीरियस नहीं है। हमने यूनाइटेड नेशंस में जो रोड सेफ्टी है तो इसमें हम सिग्नेटरी है, राइट, वी हैव साइंड दिस थिंग। और हमने ये एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारे देश में जो फैटालिटीज़ हैं, रोड फैटालिटीज़, वो 50% कम करेंगे। इसको लेकर मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी जाकर हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। मैं हमेशा से ये चीज़ कहता आया हूँ कि हम जब हम व्हीकल्स की बात करें तो वी आर गुड व्हीकल यूज़र। इंडियंस की बात कर रहा हूँ। हम व्हीकल मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें गाड़ी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, बहुत ही इजीली हमें आता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज हम अच्छे रोड यूजर नहीं है, राइट। व्हीकल यूजर और रोड यूजर के बीच में डिफरेंस आप सोचिएगा इसके बारे में। यूके गेट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है ये अब यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राइट। ये हैं ऋषि सुनाक। दोनों एक ही पार्टी के हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रही थी, लेकिन अब फाइनली जो हैं लिज ट्रूस इनका नाम है। तो लिज जो हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और सुनाक जो हैं वो अब इनको सपोर्ट करेंगे। बोरिस जॉनसन जो हैं 2 महीने पहले उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में वो घिर चुके थे, और लिज ट्रूस जो हैं वो अब उनके सक्सेसर बन चुके हैं। लिज ट्रूस जो हैं उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम किया था बोरिस जॉनसन की सरकार में, और ऋषि सुनाक जो हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम किया। जनरली स्पीकिंग फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनकी ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है, मीन्स दे ऑल आर पार्ट ऑफ कैबिनेट, लेकिन क्योंकि फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ऐसा माना जाता है, राइट। ऐसा कहीं पर ऑफिशियली नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कौन सा देश की बात हो रही है, ये थोड़ा वेरी होता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, वो एक
छोटा सा एक रहता है कि नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर इज लिटिल बिट पावरफुल, 1%, 2%, 5% पावरफुल देन फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन ट्रूस जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर थे और वो अब ये जीत चुके हैं। अब उनके सामने कुछ चैलेंजेस है। यूके जो है उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन जैसी सिचुएशन का भी खतरा है। और इन्फ्लेशन देखिए 10.1%, डबल डिजिट में जुलाई में रिसेशन जो है वो 10.1% हो गया। और ट्रूस ने यह प्रॉमिस किया है कि वो पहले ही हफ्ते में एक प्लान अनवेल करेंगे और वो क्या करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएंगे और जो एनर्जी बिल्स हैं उसको कंट्रोल में लाएंगे, और इसी के साथ साथ जो फ्यूल की सप्लाई है उसको भी सिक्योर करने का जो प्लान है वो पहले ही वीक में वो लॉन्च करने वाले हैं। तो ये उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉमिस है। आई होप कि वो इसमें सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि एनर्जी बिल्स आर टू हाई इन यूके एट प्रेजेंट। फिर उनके लिस्ट में ये भी है कि जो हाउस होल्ड हैं, जो घर है, तो उनको एक डायरेक्ट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सपोर्ट में ऐसा होगा कि जो गैस का बिल होता है ना, यूके में लोग जो हैं वो गैस का इस्तेमाल खास करके हीटर्स के लिए करते हैं, राइट। हीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं लेकिन गैस पर चलता है। तो ये जो गैस का बिल है तो उसमें लेट्स से कोई डिस्काउंट दिया जाएगा या फिर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, और इसी के साथ साथ टैक्स कट्स जो हैं ये भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। प्रश्न ये उठता है कि इन सारी चीज़ों से इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, ये एक सोचने की बात है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप लोगों के हाथ में बहुत सारे पैसे भी डाल देंगे, राइट, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे हैं। तो ग्रोथ के लिए चलो अच्छा है कि आप उनके हाथों में पैसे डाल दें, लेकिन फिर अगर आप ऐसा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे, टैक्स कट और ये सारी चीज़ें, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आएगा, ये एक प्रश्न है। अब देखते हैं इसमें क्या आगे होता है। देखिए, दूसरे देशों के मुकाबले ब्रिटेन की सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, राइट। जर्मनी को छोड़ दे तो जो ग्रुप ऑफ 7 है, टोटल जो 7 सबसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, तो उन 7 देशों में जर्मनी के बाद सबसे अच्छा डेट टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो जो है वो ब्रिटेन का है, राइट। यानी कि बेसिकली एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कर्ज जो है वो उनके ऊपर कम है। और ट्रूस गवर्नमेंट के लिए एक लीवे हो सकता है। अगर आपके पास कर्ज, लेट्स से आपके ऊपर कर्ज जो है वो कम है, दैट मीन्स कि आप थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो बोरो करके भी ग्रोथ और इन सारी चीज़ों को, रिपेयरिंग का काम जो है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके ऊपर इतना कोई खास खर्च नहीं है। तो ये एक लीवे है, ये एक ऐसा एरिया है जिसका इस्तेमाल जो है वो ट्रूस सरकार करेगी। ट्रूस वुड हैव टू अडॉप्ट ए नो नॉनसेंस अप्रोच टू रनिंग द गवर्नमेंट। कोई भी नॉनसेंस नहीं, यानी कि कोई भी ऐसी लैक्सिटी नहीं, इन द सेंस के कोई वो फ्लेक्सिबल मीन्स द राइट वर्ड इज के ऐसा नहीं कि सब चलता है टाइप ऑफ एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। बहुत ही स्ट्रिक्टली उनको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो धीरे धीरे जो है वो इन्फ्लेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा थोड़ा पीछे जाता आ रहा है। लेकिन आई एम श्योर ट्रूस जो है वो राइट स्टेप्स उठाएंगे और ब्रिटेन को फिर से रिजुविनेट करेंगे। रही बात भारत और यूके की, तो दोनों के बीच में जो इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको लेकर बातचीत जो है, जो अक्टूबर की डेडलाइन है, तो आई एम श्योर इसको लेकर बातचीत जो है वो भी अब ट्रूस की सरकार में आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में जब वो फॉरेन मिनिस्टर है उसी समय पर उन्हें इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत करना स्टार्ट किया। और इसी के साथ साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट है, इसका भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होपफुली जो है वो आने वाले समय में हो जाएगा। तो भारत के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू लिज ट्रूस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नो कॉम्प्रोमाइज। द हिंदू का ये आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, कि हमारे देश में जो कुछ नेता हैं, कुछ बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास कितने पावर्स होते हैं। वो पावर सारे लिखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड है ना कि नेता के सामने हम इतने बड़े वीआईपी है और हम क्या नहीं कर सकते, राइट। सारी चीज़ें, और एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि लोगों को रावण पसंद है, लोगों को गब्बर सिंह जो शोले का कैरेक्टर है वो पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि मीन्स ये रावण फिर गब्बर, इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं, तो उनको कोई लॉ जो है वो नहीं रोकता,
राइट, कोई लो, उनके उनके पावर की कोई लिमिट नहीं है, राइट, दे आर लिमिटलेस। तो हर किसी को लिमिटलेस कहीं ना कहीं होने की एक ख्वाहिश होती है, आप सोचिएगा इसके बारे में। और खास करके बहुत सारे लोग जो हैं वो नेता बनना चाहते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो करियर के तौर पर, लेकिन एक सपना है, एक इमेजिनेशन है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये करूंगा, अगर मैं देश का सीएम बन गया, अगर मैं एमएलए बन गया, अगर मैं एमपी बन गया तो ये चीजें करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं निकलूंगा, लोग मेरे लिए खड़े होंगे, फूल माला, फूल हार, ये सारी चीजें पहनाएंगे, व्हाटएवर इट इज, राइट। एक फोन कॉल करूंगा और जो एसएचओ हैं वो चुपचाप चाहे, ये समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूं। अब बीजेपी के दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक तो हैं निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, और इनके साथ दूसरे भी ऐसे लोग थे। तो अब पता है उन्होंने क्या किया, 31 अगस्त की बात है, जब झारखंड में देवघर एयरपोर्ट जो है, तो उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उन्होंने फोर्सिबली ऑब्टेन किया टेक ऑफ करने का क्लियरेंस, फोर्सिबली। क्या आपने रनवे 34 फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी है, जब भी वक्त मिले तब देखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री टाइम में आप उसको देख सकते हैं। मैंने देखी, मुझे तो बहुत मजा आया, राइट। तो यहाँ पर हमारे नेता जो है, तो उसमें बेसिकली ये फिल्म का नाम मैंने लिया रनवे 34। उसके पीछे रीजन ये था कि काफी सारी छोटी बड़ी डिटेल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू एयर फ्लाइट। आप, आई एम श्योर डिस्कवरी में भी आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे और आपने भी वाया एयर ट्रैवल किया होगा, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीजें कंपेयर, ऐसा बस या फिर कोई कार की तरह नहीं है। देखिए, ट्रेन के रूल भी होते हैं और उससे भी कड़क रूल्स जो हैं वो एयरलाइंस को फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दो नेता और उनका जो ग्रुप था, उन्होंने अपने पता नहीं किस पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने फोर्सिबली, दे आर एलेज्ड टू हैव, राइट, यहाँ पर पढ़िए आप, दे आर एलेज्ड टू हैव फोर्सिबली ऑब्टेन टेक ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और वो भी सनसेट के टाइम पर। अब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्यों सनसेट और इन सारी चीजों की बात हो रही है, राइट। बात कर रहे हैं हम देवघर एयरपोर्ट की। Based on the complaints by the airport security in charge and the deputy commissioner of Devghar, the allegation is that the ATC was coerced into allowing the flight to depart, resulting in the Jharkhand police registering an FIR against the MPs and the others. यहां पर अब देखिए, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ देवघर जो हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो हैं उनको फोर्स किया गया, एक प्रकार से उनको पावर जो है मींस दिखाया, और उनसे ये फ्लाइट उड़ाने की परमिशन जो है वो ली गई, और इसकी वजह से फिर झारखंड पुलिस जो है उन्होंने एक FIR भी रजिस्टर की है। Devghar, according to the data available in the Aeronautical Information publication, is still a visual flight rules airport and night operations are not permitted. ये देवगढ़ वाला जो एयरपोर्ट है ना, ये VFR कैटेगरी में आता है और इसमें नाइट ऑपरेशंस अलाउड नहीं है। फिर कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, राइट। फर्दर पॉइंट 3 अंडर एन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल्स स्टेट्स दैट VFR फ्लाइट्स शैल नॉट बी ऑपरेटेड बिटवीन 20 minutes after sunset and 20 minutes before sunrise except when exempted by air traffic control for local flights. VFR flights जो हैं, ये इनका ऑपरेशन जो है वो सनसेट के 20 minutes के बाद, राइट, ऑपरेटेड शैल नॉट ऑपरेटेड बिटवीन 20 minutes after sunset to 20 minutes after sunrise. अब यहां पर देखिए, it must be noted that sunset at Devghar was at 6:03, यानी कि 6:03, राइट, 3:06, और फ्लाइट जो है वो 17 past, यानी कि 6:17 पर ये फ्लाइट जो है उसने एयरपोर्ट को छोड़ दिया। ना समझने की बात यह भी है यहां पर कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उनकी एक कमेटी है। ये कमेटी जो है वो सेफ्टी के साथ जुड़ी हुई एक कमेटी है, और यहां पर जिन पॉलिटिशियंस का नाम लिया जा रहा है, तो उनमें से एक पॉलिटिशियन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की इस कमेटी का मेंबर है। अब सोचिए, कैन यू बिलीव दिस थिंग कि एक व्यक्ति जो सिविल एविएशन क्षेत्र की सेफ्टी की कमेटी का मेंबर है, वही व्यक्ति के ऊपर यह इल्जाम लग रहा है कि उसने सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका उल्लंघन किया है। और ये एक बहुत ही शर्म की बात है।
कुछ समय पहले हमने देखा कि एक एयर फ्लाइट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रही थी, और यहाँ पर नेता जो हैं वो भी सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये एक चिंता का डेफिनेटली विषय है. एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड बाउंड बाय इट्स stringent rules, India must ensure that directives are followed and there is a thorough and fair probe with penalties by the Directorate General of Civil Aviation and Ministry of Civil Aviation. Let's hope कि यहां पर पॉलिटिक्स नहीं खेला जाएगा. आप सोचिए कितने सारे लोगों की जान, मीन्स चलो आपको ऐसे रिस्क उठाने हैं, पायलट और उनके परिवार का क्या कसूर. अगर बर्ड हिट हो गया, राइट, जिन एयरपोर्ट्स पर ये विजुअल वाले होते हैं ना, कि जहां पर आप विजुअली ही सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है, तो अगर वहां पर अगर कोई बर्ड हिट हुआ या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी आई, तो फिर आप इसको लैंड कहाँ पर करेंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है. ऐसे ही थोड़ी कोई पायलट बन जाता है या फिर ऐसे ही थोड़ी प्लेन उड़ाया जाता है. तो इसके बारे में कुछ सीरियस सीरियस एक्शन जो है वो डेफिनेटली लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो. लेट्स होप. बेंगलुरु टुडे, ये सिर्फ बेंगलुरु नहीं, ये मेरे आपके सभी के सिटी की कहानी है, लेकिन बेंगलुरु यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. 2 दिन हेवी बारिश हुई बेंगलुरु में, और बहुत सारे बेंगलुरु के सो कॉल्ड पॉश एरिया जो हैं वो भी पानी में डूब गए. अब हमारे देश के दूसरे सारे शहरों में भी यही सिचुएशन है. हैदराबाद हैं, मेरा जो शहर है राजकोट, तो राजकोट में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं. जब बारिश आती है तो देखते हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो पूरी वहां पर आप जा ही नहीं सकते. मीन्स आप घर के बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे, अगर आपके पास कोई बड़ी कार है, लाइक एसयूवी है, थार हैं, फॉर्च्यूनर, एंडेवर एक्सेट्रा, तो फिर आप शायद जा पाए. लेकिन अगर आपके पास कोई सेडान है, हैचबैक है, तो फिर आपके पास व्हीकल होने के बावजूद भी आप अपने ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पानी भर जाता है. चलो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पता है हमारे शहरों में क्या हुआ. अर्बन प्लानिंग और उसकी ऑफिस के साथ जुड़े हुए लोग, ऑफिशियल्स और रियल्टर्स जो हैं, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, उनके बीच में एक ऐसा नेक्सस हुआ, और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है बेंगलुरु. बेंगलुरु जो है, जब आईटी बूम नहीं आया, जब आईटी के लिए फेमस नहीं था, उससे पहले इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता था, सिटी ऑफ लेक्स एंड टैंक्स. और ये सारे लेक्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे. तो ऐसा था कि एक लेक में अगर ज़्यादा पानी आ गया तो वो पानी जो है वो दूसरे लेक में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बेंगलुरु में थी. लेकिन क्या हुआ कि अब जब ये सिटी जो है वो काफ़ी आईटी के लिए फेमस होने लगा, तो फिर ये जो ऑफिशियल्स हैं वो धड़ाधड़ परमिशन देने लगे, और बिल्डर्स जो हैं, रियल्टर्स जो हैं, वो धड़ाधड़ ऐसे लेक्स जो हैं उनको फिर मिट्टी और इन सारी चीज़ों से भर कर उनको ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, और नए नए पार्क्स बना दिए, और पार्क्स इन द सेंस के दिस आईटी पार्क एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बना दी. तो सिटी का जो एक इकोसिस्टम था उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने पैसों और पैसों के बारे में सोचा, ये सारी चीज़ें की. और हैदराबाद में भी यही सिचुएशन है. हैदराबाद जो है वो भी लेक्स और टैंक्स के लिए काफ़ी फेमस था, लेकिन अब वहाँ पर वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड्स और ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस होता जा रहा है. और सेम थिंग गोज विद और मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, और ऐसे जैसे मैंने अपने राजकोट का एग्जांपल दिया. आप बताइए आप कौन से शहर में रहते हैं और आपके शहर में क्या ऐसा हो रहा है, राइट? देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये सारी चीज़ें पता है क्यों हो रही है. और फिर सीएम्स को आना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो फिर आते हैं, और आते हैं इन द सेंस कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम बेंगलुरु के लिए कुछ करेंगे, ये वो एक्सेट्रा. पता है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका डीप मीनिंग ये है कि हमारे जो शहर है ना, वो स्टेट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की जो सरकार होती है, सीएम की ऑफिस जो हैं, तो उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं. हमें क्या चाहिए कि हमारे शहरों में पावर जो है, गवर्नेंस जो है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, ताकि एक लोकल लेवल पर, लेट्स से मेयर, अब इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है. हमारे देश में वैसे मेयर्स जो होते हैं तो उनके पास इतने कोई खास पावर्स नहीं होते हैं, राइट? मोर लाइक सेरिमोनियल हेड. लेकिन अगर जैसे दूसरे देशों में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल लंदन सिटी, राइट? तो बोरिस जॉनसन जो हैं वो मेयर थे लंदन के, और आप देखिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए. फिर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, और जापान के मेयर हैं, ताइवान के मेयर हैं, राइट? जापान के मेयर, टोक्यो के मेयर जो हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू टोक्यो सिटी. तो जब पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे हमारे जो
शहर हैं उनके जो हेड होते हैं उनके पास इतने पावर्स आएंगे कि वो लोकल, क्योंकि वो वहां पर हैं, वो लोकल लेवल पर ग्रास रूट के साथ जुड़े हुए हैं, उसी शहर में उनका ज्यादातर जन्म हुआ है, मीन्स ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होंगे ऐसे लेवल पर, क्योंकि उनको चप्पा चप्पा पता है उस पर्टिकुलर शहर का, वहाँ के लोगों को जानते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, तब जाकर कुछ बदलाव आ सकते हैं। नो स्टेट गवर्नमेंट विल लेट गो कंट्रोल ओवर बिग अर्बन सेंटर्स। बट फिर आती है बात इलेक्शन की, कितने सारे लोग जो हैं उसको ऐसे ही थोड़ी किसी लीडर के मीन्स किसी और चेहरे के हवाले आप दे देंगे। सीएम के लिए भी ये इश्यू हो जाएगा कि आपके सीएम से ज़्यादा फेमस जो है वो उस पर्टिकुलर शहर में वो मेयर हो जाएंगे, तो फिर क्या, फिर वो सीएम के लिए कंपटीशन करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये पॉलिटिक्स की वजह से, ये जो बैड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की वजह से कितने सारे लोग जो हैं मेरे आप जैसे जो आम आदमी हैं, तो उनका क्या होता है, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, राइट। प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हो जाता है। फिर सेकेंड इनिंग आती है कि उसके बाद जब ये मच्छर से होने वाले रोग, पानी की वजह से जो कहते हैं ना वाटरबोर्न डिजीज, ये सारी चीज़ें जब आती है तो कितने सारे लोग परेशान होते हैं। उस टाइम पर आपको कितने करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं अपने शहर को फिर से वापस खड़ा करने के लिए। तो वी नीड प्रॉपर प्लानिंग। शहरों में जब तक पावर्स नहीं दिए जाएंगे, राइट, शहर के एक अलग से हेड नहीं होंगे जब तक, तब तक ये प्रॉब्लम जो है वो चलता ही रहेगा। इसका रूट कोस ये है, आप ये कर दीजिए, बाकी सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है या फिर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ बीइंग फिफ्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है, काफी इंटरेस्टिंग है। 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और हमने हमारे कॉलोनियल मास्टर यानी कि यूके को ओवरटेक कर लिया। अब हमारा देश जो है ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है। और इसको एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो 3 साल का वक्त है 2019 टू 20, और इसमें ये 2019 टू 2022, और इसमें अप्रैल टू जून क्वार्टर जो है, ये 3 महीने जो है अप्रैल मई जून, तो ये 2019 का अप्रैल में जून, 2020 का अप्रैल में जून, 2021 का अप्रैल में जून और 2022 का अप्रैल में जून जो है, तो ये क्वार्टर जो हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए दूसरे देशों के साथ, तो पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी जो है ये 3.83% से एक्सपांड हुई, राइट, ये 3 सालों में। तो दिस मेक्स इंडिया, मेजर देशों की बात करें, बड़े देशों की बात करें, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। हमारे पीछे यूएसए 3.78 है, कनाडा 2.58, यूके 1.06, फ्रांस 0.68, इटली 0.21, जर्मनी 0.11 एंड जापान इज -0.27। तो ये सिचुएशन रही डेवलप देशों की और मेजर इकोनॉमीज की। लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, और इंडिया का ग्रोथ रेट जो है ये हाईएस्ट है, राइट, इन दिस 3 ईयर पीरियड। लेकिन ये एक पार्शियल पॉजिटिव पिक्चर ही डिस्प्ले करता है। दूसरे देशों के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया एंड जर्मनी जो है, तो इनके रिलेशनशिप जो है मीन्स 3 सालों का ग्रोथ और इन्फ्लेशन के साथ अगर आप देखें, कंपेयर करें दोनों देशों को, राइट, इंडिया और जर्मनी को, तो कोरिलेशन काफ़ी हमें देखने को मिलता है। ओके, मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, ओके, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इंडिया और जर्मनी की कंपेरिजन अगर हम करें, देखें तो 3 सालों की बात हो रही है, तो भारत में पिछले 3 सालों का जो ग्रोथ जो है हाईएस्ट रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो भी काफ़ी हमारे देश में ज़्यादा होने के बावजूद भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और हमारे देश, दूसरे देशों में क्या हुआ पता है, कि जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, याद कीजिए वो दिन जब वो समय जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे यूके जो है, तो वो यूके ने कितने सारे अपने लोगों को पैसे दिए, राइट, कैश ट्रांसफर किए बैंक अकाउंट में, क्योंकि कोविड की वजह से बिजनेस जो है वो ठप हो गया था लॉकडाउन की वजह से। तो सरकार ने डायरेक्ट मदद की, और कितनी बड़ी मदद की। ये इतनी मदद जो है वो हमारी सरकार जो है वो ऐसे नहीं कर पाई। मुझे आपको कैश जो है वो नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो बहुत सारे देशों ने फिस्कल स्टिमुलस इस प्रकार का दिया। हमारे देश ने क्या किया पता है, हमारे देश ने दूसरी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। हमने सप्लाई साइड मेजर्स लिए, भारत सरकार ने फिस्कल स्पेंडिंग की, लेकिन लोगों के हाथ में ऐसा कैश नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैपेक्स पर ज़्यादा फोकस किया। फिर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स,
कंजम्पशन यानी कि मैं और आप जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, दूध, ये वो जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें कंजम्पशन का पार्ट है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो साइरस मिस्त्री के बारे में बात कर रहे थे, बताया कि जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जॉब्स जनरेट होती हैं, पैसे जो है वो ट्रांसफर, फिर इन्वेस्टमेंट, जब नया इन्वेस्टमेंट आता है, नई चीज़ें पैदा होती हैं, अगेन जॉब्स जनरेट होती हैं, टैक्स पे होता है, ये वो सारी चीज़ें। एंड थर्ड इज एक्सपोर्ट, जब आप कोई चीज़ें बनाते हैं और फिर इसको दूसरे देशों में बेचते हैं तो पैसे आते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, इनको तीन की इंजिन्स माना जाता है इकोनॉमी का। और देखिए, कंजम्पशन 26% स्ट्रॉन्ग रहा, इन्वेस्टमेंट 20% और एक्सपोर्ट्स जो है वो 15%, विच इज़ वेरी गुड। द ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20% ओवर लास्ट ईयर सिग्नल्स दैट इन्वेस्टर्स आर नाउ कंफर्टेबल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जो है वो 20% रहा, इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स जो है वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और कलेक्टिवली अगर आप देखें, तीनों को मिलाकर देखें, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स जो हैं, तो इनका ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 22% रहा ओवर द लास्ट ईयर and 9% over the 3-year period. Capital expenditure, राइट, भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाएंगे, नई बिल्डिंग्स क्रिएट करेंगे, नए रास्ते क्रिएट करेंगे, लेक्स क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब सरकार करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लगता है, इट्स लाइक कि सरकार ने अगर कहीं पर रोड बनाने की शुरुआत कर दी, कहीं पर अगर कोई हाईवे बन रहा है, राइट, तो जो ये अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है, लेट्स से पब्लिक, यहां पर लिख रहा हूं पब्लिक यानी कि सरकार, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है, तो यहां पर कोई पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करने वाला, पेट्रोल पंप खोलने वाला व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि नहीं, सरकार ने इतना बड़ा रोड बनाया, चलो मैं पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करता हूं। फिर कोई कहेगा कि चलो मैं होटल क्रिएट करता हूं, कोई कहेगा कि मैं हाईवे पर ज़मीन खरीदता हूं और वहां पर मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा ताकि मैं इजीली सामान को यहाँ वहां भेज सकूं, रॉ मटेरियल मंगवा सकूं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है तब प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इंपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन द थिंग इज कि इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ है तो दैट इज ऑयल। और ऑयल जो है, इट्स लाइक क्वार्टर 25% जितना हमारा इंपोर्ट जो होता था उसका पार्ट होता है ऑयल, और ऑयल का इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है लगभग पिछले एक साल में। तो इसका मतलब यह है कि ऑयल की डिमांड बढ़ी है, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बूस्ट हो रही हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को कुछ पलटे तो हमारे यहाँ पर क्राइसिस आई थी, राइट, ट्रिपल वेमी हो गई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था टू जीडीपी रेशियो, और डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, और फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा था। तो ये तीन चीज़ें जो है वो डेडली साबित मीन्स डेडली मानी जाती है, लेकिन ऐसी कोई चिंता का विषय अभी फिलहाल हमारे देश में है नहीं, राइट। इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, अभी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ मॉडरेटिंग। टैक्स रेवेन्यू जो है वो कंफर्टेबल हैं, और रही बात ये CAD की, तो इसमें कोई इतना कोई ख़ास इश्यू है नहीं, फिस्कल डेफिसिट का भी कोई इश्यू अभी नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती जा रही है सरकार, और आत्मनिर्भर पॉलिसी, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लेबर लॉ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें थोड़े हम पीछे हैं, वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग। तो इसमें ऐसे कुछ चेंजेस, जो बड़े बड़े चेंजेस सरकार कर रही है, तो थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स, थोड़े ट्वीक्स हमें करने पड़ेंगे, लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना जो है अपने आप में अच्छी बात है, और धीरे धीरे हमारी लीड जो है वो यूके पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट वी नीड टू रिमेंबर कि यूके एक छोटा देश है और वो 6th नंबर पर है, और हम इतना बड़ा देश है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एंड देन वी कम टू 5th। तो इट्स नॉट के हम यूके से ज़्यादा पैसे वाले बन गए, लाइक मैं और आप इंडिविजुअल व्यक्ति, जो पर कैपिटा इनकम है यूके की बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है वहाँ पर कंपेयर टू इंडिया, बट ओवरऑल हमारी साइज जो है वो बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। अब हमें पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने पर जोर देना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आपके लिए एक प्रश्न है, प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस का लेक्चर क्यों नहीं आ रहा था। द थिंग इज, आपने कुछ मेरे वीडियोस अभी देखे होंगे दोस्तों, कुछ बदलाव जो है वो
हम कर रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन के साथ, राइट, वर्किंग विथ माय न्यू स्मॉल टीम, और हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और अभी ज़्यादा वक्त जो है वो प्लानिंग पर जा रहा है कि आने वाले लेट्स से 6 महीनों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करनी है, राइट। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल वीडियोस, बुक टॉक, राइट, तो क्या मोटिवेशनल वीडियोस को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। बुक टॉक जो है इट्स अ न्यू थिंग, एज यू कैन सी, ऑल टुगेदर एक नया ही पहले मेरे लिए तो बहुत नया है, राइट, दूसरे लोगों के लिए शायद वो बहुत ही कॉमन होगा, बट मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ें हैं। कैमरा के सामने आकर आपसे बात करना, अभी तक क्या था कि कैमरा के पीछे, माइक के पीछे ही सारी बातचीत की है, तो कैमरा के सामने आना जो है वो एक नई चीज़ है, दैट आई एम लर्निंग। आई एम नॉट दैट गुड क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है, राइट। तो वो एक चीज़ है दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नाउ। अब एडिटोरियल आर्टिकल एनालिसिस जो है मीन्स अभी तो कंटिन्यू ही है, लेकिन उसमें ये गैप आ गया था, तो उसकी वजह से आ गया था, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। वी आर ऑल्सो प्लानिंग के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस का जो लेक्चर है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, तो उसको लेकर भी डिस्कशन चल रही है। तो अभी आई एम इन दैट जोन, राइट। उसके बाद सारी चीज़ें हम फिक्स करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लाइक एक फिक्स टाइम पर ये वीडियो आ जाए, एंड सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हों। बट दिस हैपन्स, राइट। एक छोटी कंपनी जो होती है उसमें कम लोग होते हैं, तो हर किसी को फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। बहुत सारे काम जो हैं वो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेक्चर ही बनाता हूँ। आई लुक आफ्टर एडिटिंग एज वेल, आई मॉनिटर दैट थिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो स्टार्टअप जो होती हैं तो उसमें ऐसा ही होता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो सारी चीज़ें वही करता है। पानी भी पीना है तो आपको ही उठाकर पानी पीना है, चाय पीनी है तो आपको ही बनानी है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर एक ऐसा स्टाफ है जो आपको चाय पानी देगा, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सुबह उठकर मैं ही अपना टेबल साफ करता हूँ, वी डोंट हैव क्लीनर्स, तो इट्स वेरी गुड, राइट। बहुत सारी चीज़ें, मीन्स दिस आर द थिंग्स आई हैव डन अर्लियर ऑन एज वेल, तो ऐसा नहीं है, बट आई एम श्योर आप भी जीवन में कभी ना कभी इस फेज में आएंगे। ये बहुत अच्छा फेज होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, राइट। ऐसा भी लगता है कि लेट्स क्विट, ऐसी सोच आती ही है, अगर कोई क्या नहीं आती है, नहीं ऐसा भी सोचा, नहीं इससे अच्छा तो जॉब करते थे, तो वी वर अर्निंग सो मेनी, बड़ी अमाउंट में सैलरी मिलती थी, एक अच्छी सैलरी मिलती थी, जो शायद लोग सपना होता है कि इतनी सैलरी मिल जाए, तो वो सारी चीज़ों को त्याग करके यहाँ पर आए तो छोड़ देते हैं। व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे तो भी क्यों हमें वो नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं दोस्तों। लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, टू बी ऑनेस्ट। तो उन सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। और प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, राइट, मीन्स देखिए, अगर आपको कोई चीज़ मुझे बतानी है, राइट, इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट एडिटोरियल और आर्टिकल एनालिसिस अगर नहीं आ रहे फॉर वट एवर रीज़न, राइट, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर उसको ऐसा मत कीजिए, राइट। आप ईमेल कर दीजिए curiously@gmail.com, आप वहाँ पर ईमेल करके ऐसी क्वेरीज जो हैं वो लिखिए। वो क्या होता है कि इमेज मीन्स वो ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, राइट, प्लीज़ फील फ्री। सजेशंस हैं, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आपने कितने सारे, मुझसे ज़्यादा तो आपने टीचर्स के अलग अलग एनालिसिस देखे होंगे, राइट। तो आप बताइए मुझे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज़ योर ओन चैनल, ये आपकी चैनल है, आप ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।